हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हिस्ट्री जो हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, इसका आज चैप्टर नंबर ये 3 है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है। और इससे पहले चैप्टर सेकंड में हमने बहुत कुछ जाना समझा और उससे रिलेटेड जो 10-12 प्रश्न थे वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ से देखिए, चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, चैप्टर बड़ा है, इसी क्लास में चैप्टर को कवर करेंगे और यहाँ से जो भी प्रश्न हमें पूछे गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना किस तरीके से। अच्छा, सबसे पहली इमेज आपके सामने है। कहता है कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ये रॉबर्ट क्लाइव नजर आ रहे हैं। ये मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे इनको ये देखिए दिया जा रहा है। ठीक है, कंपनी दीवान बन गई। हालांकि हमने पिछली क्लास में ही समझा था कि किस तरीके से कंपनी को ही दीवान बना दिया गया था और उसके बाद राजस्व वगैरह जो था वो सब कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। जो संसाधन थे कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। कब की बात है? 12 अगस्त 1765 की बात है। इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो घटना है ये मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। ये जो दीवानी प्रदान की गई, इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज होंगे, कुछ हिंदुस्तानी होंगे और एक तंबू होगा, उसमें इनको दिया गया होगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी कागज़ वगैरह दिए गए हो। लेकिन ये जो ऊपर चित्र बनाया गया है, ये चित्र इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखा रहा है कि यहाँ एक भव्य समारोह हुआ था जिसके माध्यम से फिर कंपनी को दीवान तैनात किया गया था। ठीक है, तो भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। भाई जाहिर सी बात है, जब उसको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो वो क्यों ना चीज़ों को बढ़ चढ़ करके दिखाए। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। ठीक है, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। जो जितने भी भूभाग या जितनी भी जमीन उसके अंदर आ रही थी, उसके नियंत्रण में आ रही थी कंपनी के, ये जो भी आर्थिक चीज़ें थी उनकी जो है कंपनी मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था कि हम अपने जमीन का शासन कैसे चलाएं, आमदनी को कैसे व्यवस्थित करें। इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। यानी कि अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से आमदनी भी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था, ये ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बेचती रहे। ठीक है, क्योंकि वो एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करना उसका मुख्य मकसद था। क्योंकि वो यहाँ पे राज करने तो आए नहीं थे, उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार ही था। तो व्यापारिक कंपनी होने के नाते उसे ये भी तो ध्यान रखना था कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो खरीदती रहे और बेचती भी रहे, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। इतनी बात होती है क्लियर। आगे बढ़ेंगे और पॉइंट कहता है कि समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, उसे केयरफुल रहना होगा, सतर्क रहना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे। क्योंकि ये तो बाहरी ताकत थी, जो कंपनी थी तो बाहरी ताकत थी, है ना। और जो व्यक्ति बाहर से आता है उसे उस नई जगह की चीज़ों की पहचान, उसके लोगों की पहचान, उसकी सभ्यता, संस्कृतियाँ, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो उसे बहुत संभल करके पाँव रखना होता है। तो ये कंपनी जो है बाहरी ताकत होने की वजह से उसे लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात से पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास
अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था, लोगों की नज़रों में जिनकी बहुत वैल्यू थी, कंपनी भी उनकी वैल्यू कर रही थी। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यानी कि कंपनी चाह रही थी कि इनको कंट्रोल में ले लें, लेकिन खत्म करना पॉसिबल नहीं था। ये काम कैसे हो, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं। कंपनी की आमदनी देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी, है ना, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य ही व्यापार था। अब वो दीवान बन गई थी लेकिन उसके बावजूद भी खुद को क्या मान रही थी, एक व्यापारी ही मान रही थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। कंपनी चाहती तो थी कि हमको अच्छा खासा टैक्स मिले, लगान मिले, लेकिन उसका आकलन कैसे हो, वसूली की नियमित व्यवस्था कैसे हो, कैसे उसको समय समय पर वसूला जाए, इसका कोई खास व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उसकी कोशिश ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को टैक्स मिले और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे, टैक्स भी बढ़िया मिले और कम से कम कीमत पर यहाँ का जो सूती और रेशमी कपड़ा है वो कंपनी खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। 5 साल के अंदर ही बंगाल में क्या हुआ, कंपनी के द्वारा जो खरीदी जाने वाली चीज़ें थी उनका मूल्य कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। कब की बात है, 1765 से पहले की बात है। जो कंपनी है वो ब्रिटेन से किसका आयात करती थी, सोने और चांदी का आयात करती थी, यानी कि वहाँ से चीज़ें लाती थी या मंगाती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। ठीक है कि भाई सोना दे दिया दूसरा सामान ले लिया, चांदी दे दिया दूसरा सामान ले लिया। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब जो बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसा है उसी से चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही ये भी जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। यहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। और हुआ क्या, जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरदस्ती बेचनी पड़ रही थी, इसलिए कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। भाई अच्छी चीज़ें हैं, बहुत कम कीमत पर, वो भी मजबूरी में बेचनी पड़ रही है, ज़बरदस्ती बेचनी पड़ रही है। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन दिन प्रतिदिन गिर रहा था और खेती चौपट होने की कगार पर थी। ठीक है, यह चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखिए चित्र 2 है आपके सामने, कहता है कि बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। यहाँ पे हाट का मतलब हाट का मतलब बाजार, हाट का मतलब क्या होता है, बाजार। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। जब लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बाज़ार पर उसका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो खेती है वो भी खत्म होने की कगार पर थी, यानी कि उसकी दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यहाँ से प्रश्न पूछा गया, लास्ट में हम कराएंगे। ठीक है, अकाल कब पड़ा था, 1770 में। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। कितनी, 1/3 आबादी समाप्त हो गई। चार्ल्स कॉर्नवालिस का चित्र आपके सामने है। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया
उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। आपसे प्रश्न पूछ लेगा जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कॉर्नवालिस था। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे खेती में सुधार की जरूरत। देखिए पॉइंट को शुरू करते हैं। देखिए खेती में सुधार की जरूरत, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में, अपना जो टैक्स के रूप में जो पैसा आता था उस आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली कि ये कैसे हो, आखिर कैसे ज़मीन में निवेश करें, कैसे खेती में सुधार हो। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। पॉइंट टू बी नोटेड, कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 में। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ये जो स्थायी बंदोबस्त था इसकी शर्तों के हिसाब से अगर बात करें तो जो राजा थे या तालुकदार उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई कि आप जमींदार हैं, तुम लोग जमींदार हो। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब अब तुम लोग क्या करोगे, किसानों से लगान वसूल करोगे, कंपनी को टैक्स चुकाओगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी कि तुम्हें इतने पैसे चुकाने हैं। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था, बिकॉज इट वॉज फिक्स्ड, क्योंकि इसको फिक्स कर दिया गया था कि यहाँ पे तुम्हें इतनी राशि चुकानी है। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, कंटिन्यू पैसा आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे, ऐसा कंपनी सोच रही थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन उसके बावजूद भी समस्या आ खड़ी हुई। क्या समस्या थी? देखिए, मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। स्थायी बंदोबस्त जिसमें लगान को फिक्स कर दिया गया, राजाओं को, तालुकदारों को जमींदार घोषित कर दिया गया, उन्हें ये कहा गया कि जो किसान लोग हैं इनसे तुम राजस्व वसूलोगे, हमें उसको चुकाओगे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। इतना ज़्यादा टैक्स कंपनी ने रख दिया कि इतना पैसा तुम्हें चुकाना ही है। वो इतना ज़्यादा था कि लोग उसको चुका नहीं पा रहे थे। भाई उनके हिसाब से उनकी खेती नहीं हो रही थी, खर्चे चल नहीं रहे थे, तो कंपनी को कहाँ से पैसा चुकाएं। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रश्न यहाँ से बनेगा। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। ठीक है, इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, फिक्स कर चुकी थी कि हमें इतना पैसा चाहिए। ठीक है, तो किसानों की आय तो बढ़ी लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह राजस्व में वृद्धि कर नहीं सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हम जमीन बेहतर बनाएं या किसानी बेहतर करें। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। क्या? जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और बिना निवेश का खतरा उठाए क्या लग रहा था? आमदनी की उम्मीद लग रही थी कि अब कुछ आमदनी हो सकती है।
ठीक है, यहाँ तक बात होती है क्लियर। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल करते, जो जमींदार हैं वो किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ ये था कि गांव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था कि भाई ज़मीन हमारी ही है, हमारा अधिकार है इस पर। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। ठीक है कि भाई पैसा दे दो, हम लगान चुका दें। अगर वो लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, उसकी ज़मीन चली जाती थी, उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। हुआ क्या, एक नई व्यवस्था तैयार हुई। क्या थी नई व्यवस्था, आइए इस नई व्यवस्था को जानते हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक, बहुत बेहतरीन क्लास, बहुत बेहतरीन नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक नई व्यवस्था देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जो राजस्व को लेकर के जो बंदोबस्त किया गया था उसमें कुछ बदलाव लाया जाए। ठीक है, जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वो स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, उस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है जहाँ की हम बात कर रहे हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया था। किसने तैयार की? होल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, कब लागू किया गया? 1822 में। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। ठीक है, और उसको बचाए रखना भी चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया कि किस समूह के क्या रीति रिवाज है। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर एक एक खेत का कितना राजस्व होगा, एक खेत से हमें कितना टैक्स मिल सकता है। हर गांव या ग्राम समूह, जिसको महाल कहा गया है, महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। गांव गांव गए, खेतों को देखा, उनको मापा कि कितनी ज़मीन है, कितनी इसमें फसल होगी, कितनी लागत आएगी, इससे कितना हमको टैक्स लेना चाहिए, कितना किसानों को बचेगा, ये सारी चीज़ें तय की जा रही थी। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया कि हम इतना ही पैसा लेंगे, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई, क्योंकि पहले कंपनी ने जो फिक्स कर दिया था उससे बाद में जो किसानों को आमदनी जो बढ़ी तो उससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार कंपनी ने क्या सोचा कि हम इसमें कुछ संशोधन रखने की गुंजाइश भी करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें कुछ संशोधन करें, कुछ घटा सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया कि भाई जो भी राजस्व इकट्ठा होगा, जो भी पैसा आएगा, ठीक है, वो गांव का जो मुखिया रहेगा वो इकट्ठा करेगा, फिर वो कंपनी को दे देगा। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? महालवारी बंदोबस्त नाम दिया गया। महाल का मतलब होता है, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। ये गांव या गांव का एक समूह होता था। महाल का मतलब एक गांव या गांव का समूह होता था। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, ये हमने महालवारी बंदोबस्त को समझ लिया। एक इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह है मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद मुनरो व्यवस्था को समझेंगे। मुनरो व्यवस्था की अगर बात करें तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में, जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का नियंत्रण था, तो दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा कि जो स्थायी बंदोबस्त है उसको हटाओ और नई व्यवस्था को वहाँ पे अप्लाई करो। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। रैयतवार क्या है? ये नई व्यवस्था है।
ठीक है। जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार कहा गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा करके भी देख लिया था कि इससे कंपनी को कितना फ़ायदा होगा, कितनी ये हमारी जो व्यवस्था है वो सफल होगी। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, किसको? रैयतवार व्यवस्था को। ठीक है, जो नई व्यवस्था विकसित हुई जिसे रैयतवार का नाम दिया गया, इस व्यवस्था को विकसित किया था टॉमस मुनरो ने, ध्यान रखिएगा। और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। परंपरागत का मतलब जो सदियों से जो चीज़ चली आ रही है, जो परंपराओं से चली आ रही है। इसलिए उनका तर्क ये था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। ठीक है, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। आपसे प्रश्न पूछ लेगा यह स्टेटमेंट किसका है कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? किसने कहा? मुनरो ने कहा। किसने कहा? मुनरो ने कहा ये बात। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था कि हमारी आमदनी बढ़े, तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। रैयत कौन है? किसान है। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे, यूरोप के लिए फसलों की बात करेंगे। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव हैं, वो सिर्फ हमें टैक्स नहीं दे सकते, केवल राजस्व प्रदान नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। जिन्हें यूरोप की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें, ऐसी फसलें भी यहाँ तैयार की जा सकती हैं। केवल राजस्व ही नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था कि अफीम और नील की खेती की जाए, जिसकी ज़रूरत कहाँ है? यूरोप में है। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उत्पादन पर किसान जोर देते रहे। ठीक है, यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए नए तरीके अपनाए कि अपनी ज़रूरत की फसलें पैदा हों और यूरोप में उसका बढ़िया जो है उसको हम पहुंचा सकें। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से समझें। ठीक है, वो फसल है नील की खेती। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दो इमेजेस आपके सामने हैं। ठीक है, एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत का है ये, और मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड का है ये, इंग्लैंड। ठीक है, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? आइए जानते हैं। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें यहाँ पर दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। किसने बनाए हैं? आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इसके पीछे एक लंबी कहानी है, आइए जानते हैं।
इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। किससे निकाला जाता था? नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना काफ़ी हद तक है कि जो ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग है वो जाहिर सी बात है कि जो भारत में नील के पौधे तैयार किए गए, जो नील की फसल तैयार की गई, वहीं से उसको लिया गया होगा और वहीं से नीला रंग बना होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारत ही था जहाँ नील की बढ़िया खेती हो रही थी। फिर हुआ यूँ कि भारतीय नील की मांग क्यों थी? भारतीय नील की इतनी डिमांड क्यों हुई भाई? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? आइए समझते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। कब तक? 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक थे वो कपड़े की रंगाई के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे थे? भारतीय नील का ही इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को, जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक थे, उनको बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। क्योंकि हमारी जो भारतीय नील थी तो बहुत क्वालिटी वाली, लेकिन वहाँ तक बहुत कम पहुँच पाती थी और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, जिस वजह से जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक थे वो नील खरीद तो लेते लेकिन महंगी पड़ रही थी, पूरी पहुँच भी नहीं पा रही थी, है ना। थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुँचती थी, महंगी थी, इसलिए वो बैंगनी और नीले रंग के लिए एक वोट नामक एक पौधा होता है, वो उस पर भी डिपेंड रहते थे। वोट पौधा जो है वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, नील जो है वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। तो वोट पौधा शीतोष्ण क्षेत्रों में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। ठीक है। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी तथा ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। कौन सा पौधा? वोड नामक पौधा, जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। भैया ये जो नील का आयात हो रहा है इसको बंद करो, नहीं तो हमारा जो वोड उत्पादक हो रहा है ये भी चला जाएगा। इसलिए वो इसको बंद करवाना चाह रहे थे। सरकारों पर उन्होंने दबाव डाला कि नील का जो आयात भारत से कर रहे हो इसको बंद करो। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। भाई जो चीज़ हमें अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, जिससे हमारी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर बन रही हैं, हम उसको लेंगे, क्यों ना हम उसको खरीदेंगे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक थे, नील पर थोड़ी बहुत जो पाबंदी लगी उसको भी उसमें ढील देने के लिए अपनी सरकारों को क्या कर लिया? राजी कर लिया। ठीक है। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। कहाँ? फिर से सुनिए। कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो में जो फ्रांसीसी थे वो, ब्राज़ील में जो पुर्तगाली थे वो, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए, क्योंकि अब नील का जो उत्पादन था वो बढ़ रहा था। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भी भारी इजाफा हुआ। ठीक है। ब्रिटेन में अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़
और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे कि नील की आपूर्ति आखिर कैसे हो, ये नील कहाँ से मिल सकता था। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी कि कैसे भी नील की खेती बढ़े तो यहाँ से हम जो नील का निर्यात करेंगे उससे बढ़िया पैसा मिलेगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, समझिए पॉइंट को। यहाँ पे एक इमेज आप सामने देख रहे हैं। अच्छा, पहले इस कंटेंट को पढ़ते हैं फिर आगे समझेंगे चित्र को भी। यहाँ पे लिखा हुआ है 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। इतना क्वालिटी वाला नील था, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा रंग उसका होता था, मजबूत और बहुत जानदार। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1788 में जो ब्रिटेन के द्वारा आयात किया गया नील था, भारतीय नील उसमें 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जो 1788 में 30% था, वही जो है 22 साल बाद कितना 95% हो गया, ठीक है। 88, 89, 90, 10, दोबारा 10, 22, ठीक है, 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। अब सब यही सोच रहे थे कि जो नील की खेती करेगा वो अमीर हो जाएगा। लोगों ने क्या किया, अपनी नौकरी छोड़ दी और ध्यान किस पर देने लग गए, नील की खेती पर, ठीक है। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे कि हमसे कर्जा ले जाओ, नील की खेती करो, पैसा कमाओ, फिर हमको चुकाओ। यहाँ पे एक इमेज आप देख पा रहे हैं सामने, चित्र है कि सेंट डोमिंग्यू में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791 जनवरी, और इश्कोहदोलस्की का चित्र है ये। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित जो फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो चुकी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से इनका युद्ध चल रहा है। नील की खेती कैसे होती थी, आइए इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। देखिएगा, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक तो निजी था, दूसरा रैयती था। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे, जैसे ठेका और गिरवी होता है, और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ये होता था निजी। अच्छा, जो निजी खेती होती थी उसमें कुछ समस्याएं भी पैदा होती थी। क्या? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत पड़ती थी, बड़े बड़े खेतों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए। वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने किसानों को वहाँ से हटवा दिया और इस वजह से टकराव और तनाव पैदा हुआ कि आखिर भाई किसानों को तुमने क्यों हटा दिया।
मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे। ठीक है, उधर धान की खेती हो रही है, इधर जो है कि नील की खेती पर भी ध्यान देना है, तो उस समय मजदूर नहीं मिल पाते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे हमने एक शब्द पढ़ा ऊपर, गुलाम। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था हमने गुलाम। गुलाम क्या है? ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। ठीक है, गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। गुलाम तो फिर गुलाम ही होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा। तो पीछे में भी क्या समझ रहे थे कि मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेतों में व्यस्त रहते थे। ठीक है, क्योंकि जो नील की खेती है उसके लिए भी भाई अच्छी खासी संख्या में मजदूर चाहिए होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए, पॉइंट कहता है, बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। ठीक है, अगर आपको बड़े पैमाने पर अपनी खुद की खेती करनी है तो बहुत सारे हल बैल चाहिए भाई। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे, अगर 1 बीघा खेती करनी है। इसका मतलब ये था, अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना, उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती थी, क्योंकि उनका भी धान का काम चल रहा होता था। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। ठीक है, बीघा का मतलब होता है ज़मीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था, 1 एकड़ का 1/3 भाग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। फिर हुआ ये कि 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे कि निजी खेती नहीं करेंगे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब रैयतों की जमीन पर नील की खेती कैसे हो रही है, आइए इसको समझिए। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि एक सट्टा करते थे, एक अनुबंध तय कर लेते थे। कई बार तो वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरह से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। कौन? जो बागान मालिक होते थे वो बीज उपकरण देते थे, जैसे हल वगैरह हो गए। जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है वो काश्तकारों के ऊपर रहती थी। इतनी बात क्लियर है। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, जब कटाई के बाद जो फसल है बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयतों को नया कर्जा मिल जाता था और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। नील की खेती, जुताई, गुड़ाई, बुआई सब शुरू हो जाता था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे एक इमेज आपके सामने है। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। कौन करते थे? पुरुष करते थे। नीचे एक इमेज और है। खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर, ये जो नील के पौधों के गट्ठर आप देख पा रहे हैं, ये खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं। इन पौधों से फिर नील तैयार होगा। नील का उत्पादन कैसे होता था? ये इधर एक, ये तो आप देख पा रहे हैं, ये किन्वन हौद कहलाता है, ये पीटर वाट कहलाता है। ठीक है, और नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सैम्पसन का चित्र है, ये 1863 का। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा इसको समझिए। चलिए, ये भी पढ़ना जरूरी है, पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ ले। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। ठीक है,
और कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैटस यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। पहले कटाई, फिर उसके गट्ठर वगैरह बना करके हौद तक पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी, बड़े बड़े कुंड बना लिए जाते थे। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या फिर स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान लिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरा हौद, जिसको हम बीटर वॉट भी कहते हैं, इसमें इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब ये द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की जो गाद होती थी, नील की जो लुगदी होती थी, उसको दूसरे कुंड यानी कि निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा लिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे इमेज में अब आप देखिए तो आप देख रहे हैं बिक्री के लिए नील यहाँ पे तैयार है ये। ठीक है, यहाँ पर उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर के सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को, यहाँ पे देखिए ये रहा, इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। वाट यानी कि एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढो करके ले जाती थी। और क्या है, हौद में घोल हिलाने वाला है। ये हौद में क्या होता है, घोल को हिलाता रहता था। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, जिन्हें कर्जा मिल जाता था, खेती करते थे, है ना, बढ़िया उत्पादन करते थे, जो पहले बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था। जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी लग रही थी, अब उससे समझ में आने लग गया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, कर्जा तुम्हें बार बार लेना पड़ रहा है, फ़ायदा कहाँ हो रहा है हमारा। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, तो ये भी एक समस्या किसानों के लिए खड़ी हो रही थी कि जब नील के बाद जब धान लगा रहे हैं तो उनकी फसल बढ़िया नहीं हो रही है, तो ये तो फ़ायदे की जगह पे नुकसान होने लग गया। यहाँ से समझते हैं नील विद्रोह और उसके बाद की कहानी। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने, किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे, इससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान ही हो रहा है। एक तो हमें बार बार कर्जा लेना पड़ रहा है, दूसरी बात जहाँ नील की खेती कर लेते हैं वहाँ हमारा धान नहीं होता है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया कि अब हम टैक्स नहीं देंगे। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर, ठीक है, लड़ाई में कूद पड़ी। बेलन हो गया, चिमटा हो गया और चीज़ें घर में होती हैं सब लेकर के, बर्तन लेकर कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया कि अगर बागान मालिकों के लिए काम करोगे तो तुम्हें समाज में रहने नहीं दिया जाएगा, तुम समाज से अलग रहोगे। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता यानी जो एजेंट होते थे उनकी पिटाई की गई। बढ़िया, आओ तुम्हें हम देते हैं लगान, उनकी बढ़िया पिटाई होती थी। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों यानी कि लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? आखिर वो क्यों इतनी बगावत करने को तैयार हुए? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती बहुत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं
वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है, कि अगर हम बागान मालिकों के खिलाफ बगावत करेंगे तो जो स्थानीय जमींदार हैं, जो गांव के मुखिया लोग हैं, हमें उनका समर्थन मिलेगा। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई भी लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे, तो ताकत यहाँ से मिल रही थी इनको। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे, जबरन, कोई मतलब सुलह समझौता नहीं। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, ऐसा नील के किसानों को लग रहा था। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसने कहा? एशले ईडन ने जो नोटिस जारी किया उसमें यह बात कही गई थी। ठीक है, रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दिया है कि अब तुम नील की खेती ना करो। देखिए, जो नोटिस था जारी किया था एशले ईडन ने, जिसमें उसने कहा था कि नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन वो जो नोटिस था उससे ये खबर फैली कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दिया है, ऐसी खबर फैल गई। ओके, इतनी बात क्लियर है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो विस्फोटक स्थितियां पैदा हो गई हैं इनको किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया कि उसकी जो कार्रवाई है, किसान सोच रहे थे कि हमारा समर्थन कर रहा है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। ठीक है, इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा, जो आयोग बनाया गया उसने किसानों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, ऐसा आयोग ने कहा। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का ये दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा चैप्टर बहुत बड़ा था और हमने बड़े प्यार से इसको समझ लिया। अब इस क्लास के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे ये हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट है, ये अगर आपने नहीं लिए हैं तो फटाफट ले लीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे, जो नंबर नीचे दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे एक नीचे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे हमें मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है,
पेड नोट्स होते हैं, आपको कुछ फीस पे करनी होती है 9628182649। सिर्फ हिस्ट्री के नोट्स अभी कंप्लीट हैं, आप वो लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।